देवांशी तुरंत उस टेडी को देखकर उसे ले लेती है। वो टेडी देवांशी की आधी हाइट के बराबर बड़ा था। देवांशी अपने छोटे-छोटे हाथों से उस टेडी और चॉकलेट बॉक्स को पकड़े हुए बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। लेकिन देवांशी को जैसे ही याद आता है अबीर उसके लिए कोई भी तोहफा लेकर नहीं आया है, तो देवांशी के चेहरे की स्माइल अब उदासी में बदल गई थी। देवांशी को अचानक उदास देख सभी चिंता करते हुए पूछते हैं, भाभी क्या हुआ? क्या आपको हमारे गिफ्ट पसंद नहीं आए? देवांशी हल्के से स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, आपके गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। तो भाभी आप उदास क्यों हैं? रुद्र सवाल करता है, हम इसीलिए उदास हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। हम बस इसी बात को लेकर उदास है। कहते हुए देवांशी का चेहरा वापस उदास हो गया था। रियांश स्माइल कहते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाभी, अगर अभी ने आपको गिफ्ट नहीं किया तो क्या हुआ? वो तो वो अकड़ू है ही, लेकिन हमने तो आपको गिफ्ट दिया है ना। तो चलिए वापस से स्माइल कीजिए। रियांश के चेयर करने पर देवांशी भी वापस मुस्कुरा देती है। वही कोई था जिसकी नज़र उन सभी पर थी। अबीर अपने रूम की बालकनी से उन सभी को ही देख रहा था। वो उनकी बातें नहीं सुन सकता था, लेकिन देवांशी के चेहरे की वो उदासी अबीर से छिपी नहीं थी। अबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सभी को देख रहा था। अब वो सभी वापस बला के अंदर आ जाते हैं। देवांशी भी अब पहले की तरह चेहरे पर एक स्माइल लिए अबीर के रूम में एंटर करती है। इस समय उसके राइट हैंड में चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स था, तो वहीं उसने अपने लेफ्ट हैंड में उस डायरी को पकड़ा हुआ था। साथ ही उसके लेफ्ट हैंड में एक चॉकलेट थी जिसे वो हर थोड़ी देर में खा रही थी। देवांशी रूम में एंटर करती है तो पूरे रूम में हल्की लाइट ऑन थी। देवांशी सीधे बेड की तरफ जा रही थी, तभी उसे अपने पीछे एक शांत मगर ठंडी आवाज आती है, रैबिट। ये आवाज से देवांशी अपनी ही जगह पर स्टॉप हो जाती है। साथ ही उसकी पूरी बॉडी हल्की सी कांप जाती है। देवांशी धीरे धीरे पीछे पलट कर देखती है। इस समय अभीर सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा देवांशी को ही घूर रहा था। अभीर अपने हाथ से देवांशी को अपने पास आने का इशारा करता है। अभीर के इशारा करने पर देवांशी अपने सर को ना में हिलाती है, तो अभीर अपनी आंखें छोटी करके देवांशी को घूरता है। देवांशी धीरे धीरे अपने कदम अभीर की तरफ बढ़ाती है। देवांशी आकर अभीर के सामने खड़ी हो जाती है। अभीर अपना एक हाथ से देवांशी को कमर की कस को पकड़ लेता है, अपने गोद में बिठा लेता है। देवांशी तो अभीर की इस हरकत से चौंक कर अभीर को देखने लगती है। अभीर देवांशी के हाथ से उस टैडी और चॉकलेट के बॉक्स को पकड़ सोफे की दूसरी तरफ फेंक देता है। देवांशी चिल्लाते हुए कहती है, मेरी चॉकलेट और टैडी। देवांशी को चॉकलेट और टैडी के लिए इतना शोर मचाती हुई देखकर अभीर उसे घूरते हुए कहता है, रैबिट अपना मुंह बंद करो, वो सिर्फ कुछ चीजें हैं। देवांशी अभीर की गोद में मचलते हुए कहती है, नहीं, वो मुझे रियांश और शंकर भाई ने गिफ्ट दिए थे, आप उन्हें ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? आपने तो मुझे कोई गिफ्ट दिया नहीं। रैबिट, क्या तुम मुझे ताना मार रही हो? अभीर देवांशी की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए देवांशी को घूर कर कहता है। अभीर की नजरों को देख अब देवांशी हिलना बंद करके शांति से अभीर की गोद में बैठ जाती है। अभीर देवांशी की कमर को हल्का हल्का रब करते हुए कहता है, रैबिट तुम लोग गार्डन में क्या बात कर रहे थे? अभीर के इस तरह कमर के छूने पर देवांशी की बॉडी भी अब रिएक्ट कर रही थी। देवांशी हकलाते हुए कहती है, हाँ, हम लोग तो कोई भी बात नहीं कर रहे थे। रैबिट, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुम मुझसे मजाक कर रही हो? देवांशी अपना सर ना में हिला देती है। अब अभीर देवांशी के हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को देखते हुए पूछता है, रैबिट क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? देवांशी स्माइल के साथ कहती है, मुझे चॉकलेट और सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हें अभी भी खिलौने पसंद है। अभी दूसरे हाथ से देवांशी के होठों को हल्का सहलाते हुए कहता है। देवांशी हल्का उदास होते हुए कहती है, मैं जब छोटी थी तब मुझे कभी भी किसी ने खिलौने नहीं दिए, बल्कि मुझे काम करना पड़ता था, और मैं जब काम नहीं कर पाती तो वो लोग मुझे पनिशमेंट देते थे। आपको पता है, जब मैं 10 साल की थी तब एक बार मुझसे एक फ्लावर पॉट टूट गया था, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। साथ ही मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद भी कर दिया था और 2 दिनों तक मुझे खाना भी नहीं दिया था। ये सब कहते हुए देवांशी की आंखों में मोटे-मोटे आंसू आ गए थे। देवांशी की बात सुन अभीर की पकड़ देवांशी के ऊपर कस गई थी। जब-जब अभीर को लगता वो देवांशी को अच्छी तरह जानता है, हर बार देवांशी कोई ना कोई ऐसी बात करती जिसे सुन अभीर को महसूस होता कि वो अभी भी देवांशी को नहीं जानता है। देवांशी भी ना चाहते हुए अपने दिल की बातों को अभीर के साथ शेयर कर देती थी। शायद वो इसीलिए था क्योंकि देवांशी को अभीर पर विश्वास था। शायद उसे अभीर से प्यार हो गया था। तभी तो अभीर को छोटे-छोटे एक्शन भी अब देवांशी को इफ़ेक्ट करने लगे थे। लेकिन क्या अभीर को देवांशी से प्यार था? इस बात का तो सिर्फ़ अभीर ही जानता था। अभीर को जब अपने सीने पर कुछ गरम महसूस होता है, वो देवांशी का चेहरा अपने सीने से निकाल कर देखता है। इस समय देवांशी की आँखों में आँसू थे। देवांशी की आँखों में आँसू देखना ना जाने क्यों अभीर को अच्छा नहीं लग रहा था। अभीर देवांशी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके आँसुओं को पोंछते हुए कहता है, रैबिट, मुझे तुम्हारी आँखों में आँसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो स्टॉप क्राइंग, तुम मुझे एक बार उन लोगों का नाम बताओ। अभीर सिंह ओबराय उन्हें नर्क में भी जगह नसीब नहीं होने देगा। देवांशी अपनी भीगी पलकों से बहुत देर तक अभीर को देखती रहने के बाद देवांशी डरती हुई कहती है, नहीं,
नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो आपको भी चोट पहुँचा देंगे, कहते हुए देवांशी अपना सर बार-बार हिला रही थी। देवांशी को वापस पैनिक होती देख अबीर देवांशी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन देवांशी बार-बार उन्हीं बातों को दोहरा रही थी। जब अबीर को कुछ नहीं सूझता, तो वो अपने होंठ देवांशी के होठों पर रख उसे बहुत ही पेशेंट तरीके से किस करने लगता है। अबीर देवांशी के निचले होठों को अपने मुँह में लेकर सक और बाइट कर रहा था। बहुत देर तक देवांशी के निचले होंठ को बाइट करने के बाद अबीर देवांशी के ऊपर के होंठ को भी सक और बाइट करने लगता है। देवांशी भी अबीर के इस एक्शन से शांत हो गई थी। जब अबीर को महसूस होता है कि अब देवांशी शांत है और कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो अबीर देवांशी के होठों को रिलीज कर देता है। देवांशी के होंठ अबीर के शक और वाइट करने की वजह से और भी ज्यादा लाल लग रहे थे, जिन्हें देख अबीर की हालत खराब हो रही थी। वही देवांशी अबीर को देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है, आपने मुझे किस क्यों किया? देवांशी के चिल्लाने पर अबीर अपनी आंखें बंद कर अपने मन में ही सोचता है, इस लड़की की हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। पहले तो इसकी मेरे सामने जुबान भी नहीं खुलती थी और अब ये मुझ पर चिल्ला रही है। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अबीर अब अपनी आंखें खोल देवांशी की कमर को पिंच करते हुए कहता है, रैबिट, लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अभीर की आवाज में एक भारीपन महसूस कर सकती थी। देवांशी अपनी आवाज को धीरे करते हुए मासूमियत से कहती है, आपने मुझे किस क्यों किया? अब अभीर देवांशी को जहां उसने पिंच किया था उस जगह को सहलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें किस नहीं किया? देवांशी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, अभी अभी आपने मुझे यहाँ किस किया और साथ ही बाइट भी। करते हुए देवांशी अपनी उंगली अपने होठों पर पॉइंट करते हुए बताती है, जहां पर अभीर के बाइट का निशान था। देवांशी की बात और उसके इशारे से अब अबीर का ध्यान वापस से देवांशी की लाल चेरी जैसी होठों पर आ चुका था। अबीर अपने इंटेंस नजरों से देवांशी के होठों को देखते हुए कहता है, ये किस नहीं था, बल्कि ये तुम्हारा सेकेंड लेसन था। फिर देवांशी के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए अबीर आगे कहता है, मैं क्या सोच रहा था, तुम्हें तुम्हारा थर्ड लेसन भी अभी सिखा दूं। अबीर की बात सुन अब देवांशी को याद आता है किस तरह अबीर ने उसे फर्स्ट लेसन दिया था और लेसन का क्या मतलब है। देवांशी जल्दी से अबीर की खुद से खड़ा होने की कोशिश करते कहते, नहीं, मुझे कोई लेसन नहीं सीखना, आप प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अब अबीर अपने होंठ देवांशी के होंठ पर रख वापस उसे बेचैन होकर किस करने लगता है। अबीर किस करते ही अपनी टंग को देवांशी के मुंह में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन देवांशी ने अपने मुंह को बंद कर रखा था, जिसकी वजह से अबीर ऐसा नहीं कर पा रहा था। जब बहुत समय तक देवांशी अपने मुंह को नहीं खोलती, अबीर फ्रस्ट्रेट होते हुए देवांशी के होठों से अलग होकर अपनी भारी आवाज में कहता है, रैबिट, ओपन योर माउथ, आई वॉन्ट एक्सप्लॉइट प्रॉपरली। कहते हुए अबीर बिना देवांशी को कोई मौका दिए उसे वापस किस करने लगता है, लेकिन देवांशी अभी भी अपने मुंह को नहीं खोलती। तो इस बार अबीर दूसरा रास्ता अपनाता है। अबीर अपना जिसके वो देवांशी की कमर को सहला रहा था, उस हाथ से देवांशी की कमर को जोर से प्रेस करता है। अबीर के प्रेस करने से देवांशी को अपनी कमर में एक तेज दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से देवांशी की एक हल्की चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से देवांशी अपने मुंह को ओपन कर लेती है। अबीर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी टंग को देवांशी के मुंह में एंटर कर देता है। देवांशी के मुंह के हर कोने को एक्सप्लोर करने लगता है। कुछ ही समय में अबीर और देवांशी की जीभ एक दूसरे में उलझी हुई थी। अबीर के हाथ बराबर देवांशी के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। बहुत देर बाद जब अबीर को महसूस होता है देवांशी सांस नहीं ले पा रही है, तो वो देवांशी के होठों को आजाद करके देवांशी की गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। देवांशी जो सांसें लेकर अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, अबीर की गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस कर उसकी अब सांसें ही रुक चुकी थी। अबीर भी देवांशी की बढ़ी हुई धड़कन के सुर को आराम से सुन सकता था, लेकिन इस समय उसका पूरा ध्यान अपने आप को शांत करने में था। लेकिन देवांशी की हालत इससे बिल्कुल अलग थी। अबीर की गर्म सांसों से हर पल के साथ देवांशी की बॉडी सिहर रही थी। देवांशी अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी आखिर में उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल ही गई। अबीर जो देवांशी की गर्दन में चेहरा छिपाए देवांशी की खुशबू को महसूस कर रहा था, वो अपनी गहरी आवाज में कहता है, रैबिट, अपने मुंह को बंद रखो, वरना मैं अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाऊंगा और तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि मुझे झेल सको, तो इसीलिए शांत रहो। अबीर की भारी आवाज सुन देवांशी तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख अपने मुंह से निकलने वाली आवाज को रोकने की कोशिश करने लगती है। बहुत देर बाद अबीर की गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाल कर देवांशी के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। देवांशी इस समय इतनी क्यूट लग रही थी, जिसे देख अबीर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। देवांशी ने जैसे ही अबीर की उस स्माइल को देखा, तो कुछ पल के लिए तो उसे देखते ही रह गई, लेकिन जल्द ही वापस अपने सेंस में आ गई। अबीर के सीने पर मुक्का मारते हुए कहने लगती है, आप कितने बुरे हैं, आपने फिर से मुझे मेरी मर्जी के बिना किस किया, आपको मालूम भी है मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, आप बहुत बुरे हैं। अबीर जिसे देवांशी के मुक्के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो देवांशी के दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे करते हुए कहता है, रैबिट, अपनी हरकत बंद करो,
वरना लेकिन शांत होने के बजाय अब तो दिवांशी का रोना स्टार्ट हो गया था। दिवांशी रोते हुए कहती है, एक तो आप मुझे जबरदस्ती किस किए और आप मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लेकर आए, और जब मैं कुछ कह रही हूँ तो आप मुझे शांत करा रहे हैं। मैं आपकी शिकायत दादी से करूंगी, अब बहुत बुरे हैं। अबीर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अब इसमें दादी कहाँ से आ गई? और रही बात तुम्हारे गिफ्ट की, तो तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ? जुआनजी जो अब तक मोटे मोटे आंसू बहा रही थी, वो एकदम से ही रोना बंद कर देती है। वो अबीर को देखते हुए कहती है, सच में आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं? अचानक से दिवानजी का रोना बंद करने पर अबीर अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़के सिर्फ रोने का नाटक कर रही थी? आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो वो कहाँ है? देवांशी पूरे रूम को देखते हुए अबीर से पूछती है। अबीर एक गहरी सांस लेकर देवांशी को देखता है, फिर वो अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं इस समय तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया, लेकिन तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा। अबीर की बात सुन देवांशी सोचते हुए कहती है, मुझे जो भी चाहिए आप मुझे गिफ्ट देंगे? हाँ। बहुत देर तक सोचने के बाद देवांशी की आंखों में अचानक से एक चमक आ जाती है। देवांशी धीरे से कहती है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ।" ये सब कहते हुए देवांशी ने अपना चेहरा झुका लिया, जैसे उसे डर हो कि अबीर उसे डांटेगा। और जब बहुत देर तक अबीर का कोई भी जवाब नहीं आता, तो देवांशी को लगता है कि अबीर उससे गुस्सा हो चुका है। अबीर जो सर झुकाकर बैठी देवांशी को देख अपने मन में यही सोच रहा था, इस लड़की का स्क्रू सच में ढीला है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो प्रॉपर्टी, शेयर, महंगी ज्वेलरी, ना जाने क्या क्या मांगती, लेकिन इसे स्कूल जाना है। वेट अ मिनट, क्या ये कभी स्कूल नहीं गई? हाँ, इसने बताया ना, इसे बंद करके रखा जाता था, साथ ही इसे टॉर्चर भी किया जाता था, तो फिर इसे दूसरी लैंग्वेज कैसे आती है? अभी इनके जवाब का इंतजार करते हुए देवांशी को अब बहुत समय तक कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो अपना सर उठाकर अबीर को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए कुछ सोच रहा था। देवांशी को लगता है अबीर उससे नाराज है, इसलिए उसे घूर रहा है। देवांशी रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ये नहीं मांगना चाहिए था, पर प्लीज आप गुस्सा ना हो। कहते हुए देवांशी की आंखों के आंसू उसके गाल पर आ गए थे, जो अबीर अपनी सोच में ही गुम था। वो बाहर देवांशी की रोने की आवाज सुनकर आता है। देवांशी को रोते और उसकी बातें सुन अबीर शौक रह जाता है। अबीर देवांशी के आंसू को पोंछ एक स्माइल के साथ कहता है, ओके देवांशी, क्यों रो रही हो? अबीर की हाँ सुन वो उसे देखते हुए पूछती है, क्या सच में? अबीर बस अपना सर हाँ में हिला देता है। देवांशी वापस से अबीर के सीने पर मारते हुए कहती है, तो आप इतनी देरी से क्यों चुप हुए? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा आप गुस्सा हो चुके हैं। देवांशी के वापस अपने आप को मारने पर अबीर उसे पकड़कर घूरते हुए कहता है, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो? और ये बात बात पर मुझे मारने क्यों लगती हो? तुम्हें ये रोना और अपने पति को मारना किसने सिखाया? देवांशी अब अबीर को मुंह के मारना बंद कर उसकी आंखों में देखते हुए मासूमियत से एक स्माइल के साथ कहती है, ये सब तो मुझे दादी ने सिखाया। उन्होंने ही मुझे कहा था, अगर आप मेरी कोई बात ना माने तो मैं रोने का नाटक करूं, इससे आप मेरी बात मान लेंगे। देवांशी की बात सुन अब अबीर अपना सर पीट लेता है। उसकी दादी ने एक ही दिन में उसकी बीवी को क्या पट्टी पढ़ा दी थी, जो उसकी छोटी सी रैबिट जो उससे सर उठाकर बात भी नहीं करती थी, वो अब उसे मुक्के मार रही थी। अबीर अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे मेरे रैबिट को दादी से दूर रखना होगा, वरना दादी मेरी मासूम रैबिट को खतरनाक टाइगर बना देगी। अब अबीर दिवांशी को अपनी गोद से उतारता है और उसे चलकर डिनर करने को कहता है। अबीर और दिवांशी एक साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर आते हैं, जहाँ पर सभी उनका ही इंतजार कर रहे थे, और साथ ही मिहिर भी वहीं मौजूद था। अबीर और दिवांशी आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मिहिर दिवांशी को ग्रीट करता है, हाय भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दिवांशी भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, मैं अब ठीक हूँ मिहिर भाई। लेकिन इस बीच में मिहिर ने अबीर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसे अबीर मिहिर को घूर कर देखता है। अबीर मिहिर को घूरते हुए कहता है, कुछ लोगों को शर्म नहीं आती, कहीं भी अपना मुंह उठाकर चले आते हैं। मिहिर की बेइज्जती होने पर सभी अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। मिहिर भी अपना मुंह बनाते हुए अबीर से कहता है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है मेरे यहाँ आने से? मैं मेरे दादा दादी के घर पर हूँ ना, कि तेरे घर पर? रुद्र हंसते हुए कहता है, मिहिर भाई लगता है आप भूल रहे हैं, अबीर भाई दादाजी दादी के पोते हैं, तो टेक्निकली ये घर भी अबीर भाई का है। अब मिहिर कुछ नहीं कहता, वो बस उन्हें देखता रहता है। रियांश मिहिर के कंधे पर हाथ रख कहता है, अभी भी अपनी और बेइज्जती करवाने का मन है? मिहिर टूट कर रियांश को देखता है। रियांश हंसते हुए कहता है, अब अपनी नौटंकी बंद कर और ये बता तू आखिर यहाँ आए क्यों हो? तभी रुद्र हंसते हुए कहता है, क्या रियांश भाई, आप भी जानते हैं आंटी ने जरूर ही मिहिर भाई के लिए एक और ब्लाइंड डेट अरेंज की होगी। क्यों मिहिर भाई, मैं सही हूँ ना? मिहिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, सही कहा मैंने, माँ ने मेरे लिए कल फिर से एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, और मुझे फिर से किसी अनजान लड़की को देखने जाना है। तो तू आंटी के लिए कोई बहू क्यों नहीं ला देता, या कोई गर्लफ्रेंड ही बना ले, तो आंटी तेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद कर देगी। रियांश मुंह बनाते हुए कहता है,
शंकर हंसते हुए कहता है, मिहिर कहीं ऐसा तो नहीं तुझे लड़कियों की जगह लड़के पसंद है, इसीलिए तू हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है। शंकर की बात सुन सभी एक बार फिर हंसने लगते हैं। मिहिर गहरी सांस लेकर कहता है, यार मैं क्या करूं, जितनी भी लड़कियों से मिलता हूँ वो सभी चालबाज होती है और उन्हें मुझसे ज्यादा मेरे पैसे में इंटरेस्ट होता है, और या फिर उनका पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है जो कि एक से ज्यादा को घुमाती है। हाँ, तो एक है ना जिसे सिर्फ तुझ में इंटरेस्ट है, क्या नाम था उसका? हाँ, महक। वो तो तेरे पीछे पिछले 3 सालों से है और उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। शंकर कहता है, रियान हंसते हुए कहता है, नहीं यार, अब तो उसने भी इसका पीछा छोड़ दिया, इसने उसकी बेइज्जती की थी, वो भी इसे छोड़कर चली गई, तो तुम्हें हमारी क्या मदद चाहिए? अबीर अपनी भारी आवाज में कहता है। मिहिर बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, यार अबीर प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अबीर अपना सर नामे हिलाते हुए कहता है, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। कहकर अबीर मेड को खाना सर्व करने को कहता है। वह एक बहुत बड़े खंडर के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार से एक 55-60 साल का आदमी बाहर निकल उस खंडर के भीतर जाने लगता है। वो जैसे ही उस खंडर के भीतर अपने कदम रखता है तो वो खंडर भीतर से किसी महल से कम नहीं था। वो उस खंडर में ही बने सीक्रेट बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में एक बड़ी सी राउंड चेयर के चारों तरफ बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई थी, जिन पर इस समय कई आदमी बैठे हुए थे। उनके बीच में जो एक चेयर खाली थी उस पर आकर वो आदमी बैठ जाता है। उस पर्सन का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है, इसका नाम है नागराज वालिया। ये गोवा शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। नागराज आकर जैसे ही उस खाली चेयर पर बैठता है वो सभी अपनी मीटिंग चालू कर देते हैं। लेकिन ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये अंडरवर्ल्ड की मीटिंग थी और यहाँ पर बैठा हर आदमी माफिया से रिलेटेड था। नागराज अपनी गहरी नजरों से वहां मौजूद हर पर्सन को देखते हुए कहता है, शंकर इज बैक, और उसने आते ही मुंबई में चल रहे हमारी लड़कियों की स्मगलिंग के काम को बंद कर दिया है। शंकर का नाम सुनते ही वहां मौजूद हर पर्सन के कान खड़े हो गए थे। अंडरवर्ल्ड में हर शख्स जानता था शंकर मौत का दूसरा नाम है, और जिसके लिए शंकर काम करता है वो एस वो खुद ही यमराज है। उन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसका नाम जॉर्डन था, वो गुस्से में कहता है, हमें इस शंकर और एस का कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमारे सारे धंधे को ठप कर देंगे। जॉर्डन की बात सुनकर दूसरा शख्स हंसते हुए कहता है, तो तुम शंकर और एस को मारना चाहते हो? लगता है तुम भूल गए हो माइकल का क्या हुआ था। माइकल और उससे जुड़े हर आदमी को एस ने किस तरह मरवाया था। वो चलता हुआ मौत है और तुम कह रहे हो हम उसे पंगा ले। तीसरा पर्सन कहता है, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। चौथा पर्सन कहता है, तुम उस आदमी को मारने के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, वो कौन है, क्या करता है, और जिसने उसका चेहरा देखा है वो इस दुनिया में नहीं है। तभी पांचवा आदमी कहता है, मुझे तो इस बात का डर है, अगर एस या शंकर को भनक भी लगी इसमें हमारा हाथ है तो हमारी मौत दूर नहीं है। उन सभी की बात सुन नागराज गुस्से में कहता है, लेकिन हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ तो करना होगा। मैं चाहता हूँ तुम सभी मेरा साथ दो, हम मिलकर उसे मार देंगे, फिर हर जगह हमारा राज होगा। नागराज की बात पर हर कोई अपना सर नामे हिलाते हुए कहता है, हमें कुल्हाड़ी पर पैर मारने का कोई शौक नहीं, तुम चाहते हो तो उसे मारने की कोशिश कर सकते हो, पर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कहते हुए हर पर्सन वहां से खड़ा होकर जा चुका था। अब वहां पर सिर्फ नागराज और जॉर्डन ही मौजूद थे। नागराज गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, सब के सब डरपोक है, लेकिन मैं तो हार नहीं मानूंगा, मैं उस शंकर और एस को मारकर ही दम लूंगा। जॉर्डन भी नागराज का साथ देते हुए कहता है, मिस्टर वालिया आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, इसके लिए हम दोनों ही काफी है, लेकिन सवाल ये है कि हम उस पर्सन को कैसे मार दें जिसे हमने देखा ही नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास उसका भी हल है। कहते हुए नागराज जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। वो उस खंडर से बाहर आकर अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। नागराज की कार आकर एक बहुत बड़े विला के बाहर रुकती है। वह विला देखने में बहुत सुंदर और बड़ा था। साथ ही उस विला के दोनों तरफ एक सुंदर गार्डन और बीच में फाउंटेन था। उस विला के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिसोदिया पैलेस। उस विला का नाम पढ़कर नागराज गुस्से में अपने पास खड़े गार्ड को बुलाता है और उसे गुस्से में कहता है, ये यहाँ पर अभी भी ये नेम प्लेट क्यों लगी है? तुम्हारे पास कल तक का समय, यहाँ पर मुझे सिसोदिया की जगह पर बालिया पैलेस के नाम प्लेट होनी चाहिए। समझ गए? नागराज अब अपने कदम विला के भीतर की तरफ बढ़ा देता है। विला के अंदर हॉल में एक मिडिल एज औरत और एक 22 साल की लड़की बैठी थी। उस औरत एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे पर बहुत सारा मेकअप और पूरी तरह गहनों में लदी हुई थी। वही उस लड़की ने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर मेकअप जिससे वो बहुत सुंदर लग रही थी। उनके चारों तरफ बहुत सारे सर्वेंट काम कर रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं, नागराज वालिया की वाइफ और बेटी मनीषा।
और प्रिया वालिया थे। नागराज वालिया को वापस आए देख उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मनीषा खड़ी होकर नागराज के पास जाकर उसी सोफे पर बैठने को कहती है, साथ ही एक सर्वेंट से चिल्लाते हुए पानी लाने को कहती है। वो सर्वेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। मनीषा स्माइल करते हुए नागराज से उसके दिन के बारे में पूछती है। इतने समय में वो सर्वेंट भी जल्दी से पानी लाकर गिलास नागराज के आगे कर देती है। नागराज पानी पीते हुए कहता है, अच्छा था। सोफे पर बैठी हुई प्रिया नागराज से कहती है, डैड मुझे शॉपिंग के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। प्रिया की बात सुन नागराज चौंकते हुए कहता है, क्या 10 लाख? पर क्यों? पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दिए थे, अब तुम्हें फिर से रुपए क्यों चाहिए? प्रिया अपने नाखूनों को देखते हुए इतराते हुए कहते हैं, डैड आप क्या बात कर रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं ना, वो रुपए तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो गए थे। अब मुझे शॉपिंग के लिए और रुपए चाहिए, मुझे नई ड्रेस लेनी है। नागराज गुस्से में कहता है, तुम्हें कोई रुपए नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम उन्हें शॉपिंग में उड़ा रही हो। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। नागराज की तेज आवाज सुन प्रिया भी तेज आवाज में कहती है, डैड मजाक करना बंद कीजिए। और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ये पैसे कैसे कमाए हैं। सारा पैसा घर और दौलत उस लड़की की है जिसे मारकर हमने ये सब हासिल किया है। तो आप रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करवा देना। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं मुंबई के कॉलेज में अपनी स्टडी करूंगी। कहते हुए प्रिया सोफे से खड़ी होकर सीधा सेकेंड फ्लोर पर बने अपने रूम में चली जाती है और उसे जाते हुए नागराज गुस्से से देख रहा था। नागराज को इतने गुस्से में देख मनीषा उसे समझाते हुए कहती है, देखिए अपना इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो अभी बच्ची है, समझ जाएगी। नागराज गुस्से से कहता है, इसे समझाओ, ये कोई बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई है। आगे चलकर इसे मेरा बिजनेस संभालना है और इसे शॉपिंग करने से फुर्सत नहीं है। आप शांत हो जाइए। और वैसे भी उसने कौन सा झूठ बोला है, हमने ये सब उस लड़की को मारकर ही तो हासिल किया है। इस प्रॉपर्टी के लिए तो हम पिछले 15 सालों से उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ तक हमने उसे बाहर की दुनिया भी देखने नहीं दी और आखिर में हमने उसे मार करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मनीषा मुस्कुराते हुए कहती है, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब वो वकील मुझे परेशान कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि उसे उस लड़की की डेड बॉडी देखनी है, लेकिन मेरे पास तो उसकी बॉडी है ही नहीं। नागराज की बात सुन अब तक मनीषा के जिस चेहरे पर स्माइल थी वो अब डर में बदल चुकी थी। तो आपका मतलब है हमारा ये ऐशो आराम की सारी दौलत चली जाएगी? मनीषा को इतना शोर करता देख नागराज उसे शांत करते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ और मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। दूसरी तरफ ओबरॉय विला में सभी हंसी मजाक करते हुए अपना डिनर कर रहे थे। खाना खाते हुए अभी कहता है, शंकर तुम कल से देवांशी और गौरी को ट्रेनिंग दोगे। अगले महीने से ये दोनों कॉलेज जाएंगे, तो तुम्हें ट्रेन करना है। ये अपनी सुरक्षा अपने आप से कर सके, समझ गए? शंकर अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं देवांशी जो मजे से अपना खाना खा रही थी, उसका निवाला तो उसके मुंह में ही अटक जाता है। देवांशी अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना? भला मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? अभी देवांशी को देखते हुए अपने शून्य भाव से कहता है, ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है और अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहती तो तुम कॉलेज भी नहीं जा सकती हो। कॉलेज जाने की बात आने पर देवांशी को ना चाहते हुए फिर ट्रेनिंग के लिए हाँ करनी पड़ती है। उसके बाद अभी गौरी को देखते हुए पूछता है, गौरी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? गौरी जो इस बात से सदमे में जा चुकी थी कि उसे शंकर ट्रेनिंग देने वाला है, वो जरूर उसे उस थप्पड़ मारने का बदला लेगा, लेकिन अभीर की आवाज से वो अपने सेंस में आती है। गौरी अपने आप को संभालते हुए कहती है, नहीं अभीर भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे अच्छे के लिए है। अभीर आयशा को देखते हुए कहता है, शंकर तुम आयशा को भी साथ में ही ट्रेनिंग देना। आयशा तेज आवाज में कहती है, अभीर तुम क्या पागल हो गए हो? मैं बिल्कुल फाइन हूँ और मुझे सेल्फ डिफेंस भी आती है, तो मुझे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूँ। सभी वापस दोबारा अपना डिनर करने लगते हैं। खाना खाने के बाद अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। मिहिर भी आजुनी के साथ ओबराय विला में रुकने का फैसला करता है। नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे अलार्म से अबीर की नींद खुलती है। अबीर अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। अबीर अपना सर नीचे करके देखता है तो देवांशी अपना सर अबीर के सीने पर रखकर सो रही थी। अबीर हल्के से देवांशी के गालों को थपथपाते हुए कहता है, रैबिट वेकअप, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। लेकिन अबीर के जगाने पर भी देवांशी के कानों में जू भी नहीं रही थी। देवांशी अभी भी घोड़े बेचकर मस्ती से सो रही थी। अबीर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए इस बार तेज आवाज में कहता है, रैबिट मेरे 5 गिनने से पहले तुम नहीं उठी तो तब मैं उठाकर बाथ टब में फेंक दूंगा। लेकिन देवांशी अभी भी कोई हलचल नहीं करती है। अबीर 1 से लेकर 5 तक गिनती गिनता है, लेकिन गिनती पूरी होने के बाद भी देवांशी जब नहीं उठती तो अबीर धीरे से देवांशी को अपने ऊपर से हटाकर बेड से खड़ा होता है। उसके बाद देवांशी को अपनी गोद में उठाकर अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। इस बीच देवांशी अबीर की बाहों में किसी बच्ची की तरह सो रही थी। अबीर देवांशी को लाकर सीधा ठंडे पानी से भरे बाथ टब में पटक देता है। अचानक ठंडे पानी में गिरने से देवांशी हड़बड़ाकर अपनी आंख खो देती है। देवांशी अपने हाथ पैर मारते हुए चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ।
अबीर आप कहाँ हैं? मुझे बचाइए। देवांशी लगातार यही चिल्लाए जा रही थी। देवांशी के मुँह से अपना नाम सुन अबीर जल्दी से देवांशी को उसके कंधों से पकड़कर बाथ टब में खड़ा करते हुए कहता है, रैपिड शोर मचाना बंद करो। तुम कहीं नहीं डूब रही हो। अबीर की आवाज़ सुनकर देवांशी जल्दी से अपनी आँखों को खोलकर अबीर को देखती है, फिर अपने आप को पूरी तरह पानी में भीगा हुआ देखती है। देवांशी को ये समझने में टाइम नहीं लगता कि अबीर ने उसे पानी में डाला था। देवांशी चिल्लाते हुए कहती है, आपने मुझे पानी में क्यों डाला? मैं तो सो रही थी ना। फिर देवांशी को घूरते हुए कहता है, लगता है तुम भूल रही हो, आज से तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो रही है, इसीलिए अब शोर मचाना बंद करो और जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। कुछ पल रुक कर अबीर आगे कहता है, वरना मैं तुम्हारी चेंज करने में मदद कर सकता हूँ। कहते हुए अबीर की नजरें देवांशी की पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। पानी में भीगने की वजह से देवांशी का नाइट सूट उसकी बॉडी से चिपका हुआ था, साथ ही वो हल्का विजिबल भी हो गया था, जिससे देवांशी की बॉडी साफ दिख रहे थे। अबीर को अपने आप को इस तरह घूरता देखकर देवांशी एक नज़र अबीर फिर अपने आप को देखती है। अपने कपड़ों की इस हालत को देखकर देवांशी तुरंत अपने शरीर को अपने हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश करती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।